नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं विनोद कुमार। दर्शकों, चुनाव के तौर तरीके, प्रचार के तौर तरीके निरंतर बदलते जा रहे हैं। आए दिन मुद्दे भी अलग हो जाते हैं और स्टाइल भी अलग हो जाता है। अगर हम अब की ताज़ा बात करें तो शुरुआत हमने की थी, आरक्षण था, लोकतंत्र था, संविधान पर भी चर्चा हुई। ये कहा जाने लगा कि संविधान को बदल दिया जाएगा। उसके बाद परिवार विहीन, यानी प्रधानमंत्री पर यह आरोप लगा कि परिवार विहीन है। फिर फेक वीडियो वो चर्चा हुई, अल्पसंख्यक मंगलसूत्र, यहाँ तक चर्चा हुई। अब प्रधानमंत्री ने कहा कि सैन्य शक्ति में भारत सबसे मजबूत है, अब हम डोजियर नहीं भेजते, सीधे ही अटैक करते हैं। उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद पर डोजियर नहीं भेजते, हम आतंकवादियों को उनके घर में जाकर के मारते हैं। जब मैं भारत श्रेष्ठ की बात करता हूं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करता हूं, तो कांग्रेस के युवराज को बुखार चढ़ जाता है। ये भी उन्होंने कहा। इंडिया ब्लॉक का एक फार्मूला आया है। उन्होंने कहा कि एक साल के लिए ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। कुछ लोग किस्तों में प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये मुद्दे बदल क्यों रहे हैं? क्या ये चुनाव मुद्दा वहीन चुनाव हो रहे हैं? क्या सियासी जमातों के पास मुद्दे नहीं है? फिर आप फिरका प्रस्ती की बात करते हो, फिर आप मंगलसूत्र तक पहुंच जाते हो, फिर आप बात करते हो कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान को बचाना है। ये मुद्दे अब रह गए। किसी ने बेरोजगारी पर गंभीरता से चर्चा नहीं करती। जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी हुई है, कहीं ना कहीं बात करें तो उस पर भी कोई चर्चा नहीं कर रहा। इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर लगातार बढ़ रही है। इन मुद्दों को लेकर के कोई भी सियासी जमात मुखरता से नहीं बोल रही है और ये डिमांड नहीं कर रही है कि हम अगर सत्ता में आए तो इन सभी इश्यूओं को हम दूर करेंगे, इन सभी मुद्दों को, इन सभी समस्याओं का निवारण करेंगे। अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्य है, इसको लोकतंत्र की खूबसूरती कहा जाए या फिर लोकतंत्र के डिग्रेडेशन की बात की जाए। पहले हम बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असल में कहा क्या, उनका इस डोजियर से क्या मतलब था, और हम वो भी बताएंगे कि जब राहुल गांधी लद्दाख की यात्रा पर थे तो उन्होंने चीन का जिक्र किया था। चीन के मामले में सरकार की क्या नीति है, इस पर भी चर्चा होना बहुत जरूरी है। आइए देखते क्या कहना है। यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच जमीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। मैं जब एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करता हूं तो कांग्रेस के शाहजादे को बुखार चढ़ जाता है। कहते हैं कि मोदी एक भारत की बात क्यों करता है? भारत को खंड खंड में देखने वाले लोग प्रधानमंत्री पद को भी खंड खंड में बांटना चाहते हैं। 5 साल में 5 पीएम का इनका प्लान, यानी बारी बारी देश को लूटने की योजना। आज भारत अपनी सीमाओं पर आंख उठाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जाना जाता है। कांग्रेस के उस दौर में हेडलाइन होती थी, भारत ने मुंबई आतंकी हमले पर पाकिस्तान को एक और डोजियर सौंपा। डोजियर सौंपा, ये बहुत बड़ी खबर होती थी। हमारे कुछ ऐसे मीडिया में बैठे लोग थे, वो भी ताली बजाते थे, हाँ देखो डोजियर भेज दिया, मतलब घटना की फाइल भेजना। आज भारत डोजियर नहीं भेजता है, आज भारत घर में घुस करके मारता है। तो दर्शकों, आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा कि पहले सरकारें डोजियर भेजती रही हैं लेकिन अटैक नहीं किया जाता रहा है, यानी जवाब नहीं दिया जाता रहा। लेकिन अब की सरकार, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टाल क्लेम कर रहे हैं कि हम डोजियर नहीं भेजते, सीधा
आतंकवादियों को घर में घुस करके, पाकिस्तान के घर में घुसकर उसको जवाब देते हैं। चर्चा इसी पे होनी चाहिए, क्योंकि ये नया मुद्दा आया है और पहले आरक्षण चलता रहा, लोकतंत्र चलता रहा, संविधान चलता रहा, फिर जो सर्वे कांग्रेस करवाने जा रही है उस पर चर्चा होती रही। लेकिन अब ये मुद्दा है कि हम डोजियर नहीं बेचते हैं, हम डोजियर नहीं बेचते, घर में घुस करके मारते। चर्चा करेंगे। मेरे एक्सट्रीम राइट में वीरेंद्र सोनू है, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से। वीरेंद्र जी, आप स्वागत है आपका। साहिल शर्मा कांग्रेस से वाबस्ता है, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर विजय सागर धीमान रिटायर्ड ब्रिगेडियर है, आपका भी स्वागत है। और जयदेव रजवाल, आपका भी स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि हम मुंह तोड़ जवाब देते हैं। मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत और नौबत क्यों आई? उड़ी हो, पुलवामा हो, पठानकोट हो, पठानकोट में तो आपने हद ही कर दी थी, आपने आईएसआई को बुला लिया था। आप मुंह तोड़ जवाब तो दे रहे हैं, कारण आपको बताना होगा। मुंह तोड़ जवाब भारत देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। ओवर एंड अगेन मोदी जी ने ये करके दिखाया है। और जिस तरह से पाकिस्तान का जो रवैया हिंदुस्तान के प्रति था, उस रवैये में जो चेंज आप लोगों ने देखी, ये इसी का नतीजा है कि आज का भारत, आज का इंडिया घुस के मारता है अंदर पाकिस्तान में। और ये पूरी वर्ल्ड को पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है कि मोदी जी के आने के बाद किस तरह से समीकरण बदले। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में ब्लास्ट होते थे, टेरर एक्टिविटीज होती थी, बॉर्डर्स के ऊपर शेलिंग होती थी, और मोदी जी से पहले कांग्रेस के जमाने की अगर बात करें तो इन लोगों का रिस्पांस कैसे होता था? लोग रोते थे, चिल्लाते थे, लेकिन कुछ नहीं होता था। मोदी जी के आने के बाद आप देखिएगा कि किस तरह से साहब 2022-23 के आंकड़े मैं बताता हूं, 34 जवान पुंछ राजौरी में शहीद हो चुके हैं। वो कौन सा फार्मूला आप इख्तियार कर रहे हैं? देखिए, अगर आप टोटल अगर लेकर चले कि जो टेरर एक्टिविटीज में पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से गिरावट आई है, उसको आप नकार नहीं सकते। जिस तरह से टेररिज्म को कंट्रोल किया गया है, नहीं तो आपको जैसे सुनने में आता था कि जगह जगह पे जिस तरह से ब्लास्ट होते थे। अगर आप पूरे हिंदुस्तान में महाराष्ट्र की बात करें, अगर आप बाकी राज्यों की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो किस तरह से होता था। आज वो रवैया क्यों नहीं है पाकिस्तान का? क्योंकि उसको मुंह तोड़ जवाब उनको पता है कि एक गोली के बदले 100 गोली का जवाब देती है। और आज वो भारत वैसा भारत नहीं रहा। और ये ओवर एंड अगेन नरेंद्र भाई मोदी जी ने, हिंदुस्तान ने ये करके दिखाया है। चलिए साहिल जी, आपसे जानना चाहते हैं, आप पर यह आरोप है कि कांग्रेस की यूपीए सरकार के कार्यकाल में पाकिस्तान कोई रिएक्शन करता था, पाकिस्तान आतंकी घटना को अंजाम देता था, तो आप बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते थे कि हमने पाकिस्तान को डोजियर भेजा है और कहा है कि आतंकवाद की फैक्ट्री बंद करे और ये इसमें नाम है। ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप है, खुद प्रधानमंत्री ने लगाया, अभी क्या अभी जो हमने सुना है। हमारे बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता है, मैं जितने भी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के आते हैं, मैं ये मानता हूं कि ये बड़ी सोच समझ रखते हैं, लेकिन अपनी पार्टी को डिफेंड करना होता है, ये इनका काम भी है, और जो इसको ये बड़े बखूबी से निभाते हैं। अब मैं जो देख रहा था, जो आपका जो ओपनिंग कमेंट्स था, मैं उसको भी सुन रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात की, डोजियर की बात की। डोजियर पाकिस्तान को जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। चाइना का जिक्र नहीं किया, चाइना की बात नहीं की उसमें, क्योंकि वो नहीं उनका नाम ले सकते। सोनम वांगचुक जो भारतीय जनता पार्टी के 2019 में जो थे, वो बड़ा एक चेहरा थे और उनको बड़ा चढ़ाकर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो पेश करती थी। और वो वहां बैठे हुए हैं लद्दाख के अंदर, और लद्दाख की जमीनी हकीकत जो है उसको वो बयान कर रहे हैं कि और पेट्रोलिंग पॉइंट्स, जिन पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक भारत की सेना जो है पहले जाया करती थी, और उन पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक आज भारत के सैनिकों की पहुंच है कि नहीं है। जो ग्रेजिंग पॉइंट्स थे, जहां पे लद्दाख के लोकल जो लोग थे अपने जानवरों को जो है चराने ले जाया करते थे, आज पूरी तरह से जो है वो उनको वहां जाने की मनाही है। और कितनी
कितनी जमीन जो है चाइना ने जो है आज हमारी हथियाली है, लेकिन उसके बारे में जो है वो प्रधानमंत्री जी कभी बात नहीं करेंगे। पता नहीं कोई एक अंदरूनी कोई रिश्ता है। पिछले दिनों चाइना का एक डेलीगेशन था, आपको मालूम होगा विनोद जी, वो डेलीगेशन आया और गुपचुप तरीके से आरएसएस के मुख्यालय में और नागपुर के मुख्यालय में जाकर उन्होंने पता नहीं कोई अंदरूनी कुछ टॉक्स हुई होंगी जो उस मुख्यालय में बैठकर इनकी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो बात की, देखिए एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत का नमूना देखा मणिपुर के अंदर इन्हीं की सरकार में हमारी महिलाओं को जो है वो नग्न करके घुमाया गया। करगिल में जिस जवान ने इस देश के लिए अपनी लड़ाई लड़ी और उसने बयान दिया, उसने कहा कि मैं शर्मिंदा हूं, मैंने जिस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी मैं पीछे नहीं हटा, आज मेरे ही देश में उसी धरती में जो है मेरी पत्नी को नग्न करके घुमाया गया और मैं असहाय था और मैं अपनी जो है अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सका। जल रहा हूं एक सूबा, ये पूरे दुनिया की बात करते हैं, पूरे देश की बात करते हैं, अपने ही देश का एक जो क्षेत्र है पिछले 1 साल से जल रहा है। प्रधानमंत्री जी के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो मणिपुर का मां भी जो है उसको जो है वो कह सके और वहां जो है इतना ही कर देते कि सिर्फ शांति की जो है वो अपील ही जो है वो वहां कर देते। और दूसरा जरा मैं अब आता हूं कि आप देखिए, आपने शुरू में भी कहा मुद्दों की बात की, देखिए एकाएक मैं कहना चाहता हूं, एकाएक आप हफ्ता 10 दिन से आप देखिए कि 400 पार का नारा लगाने वाले, और प्रधानमंत्री जी को मैं भी सुन रहा था, 400 पार का नारा लगाने वाले आज देश की जनता को यह कह रहे हैं कि कांग्रेस का प्लान यह है कि वो 1-1 साल का जो है वो प्रधानमंत्री बनाएगी। 400 पार का नारा गायब हो गया है। कल में इनके अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री जी, देश के गृह मंत्री हैं, जितने इनके नेता हैं हमारे गृह मंत्री हैं, देश के गृह मंत्री हैं, मैं उनको भी सुन रहा था। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन बताए कि अगर वो पावर में आता है तो उनका प्रधानमंत्री कौन होगा। विनोद जी, ये हवा बदल रही है, ये हवा का रुख जो है वो अपने आप को दर्शा रहा है कि मन में जो 400 पार के नारे लगाते थे, आज चिंता इस बात की है कि इंडिया गठबंधन जो है वो जीतने जा रहा है और हमसे हमारे प्रधानमंत्री पद का जो उम्मीदवार होगा उसकी बातें की जा रही है। बिल्कुल विनोद जी, मैं अपनी बात को यहीं पर जो है, आप कुछ कहना चाहते हैं रजवाल से? विनोद जी, आपको किस बात पर ऐतराज है? ऐतराज इस चीज का है ना मणिपुर पर कि कांग्रेस का जो बात करने का तरीका है ना, जैसे वांचुक जी को ये बोल रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के थे, वो भारतीय जनता पार्टी के आप उनको कभी भी आगे नहीं बढ़ाने थे। का काम नहीं, आपने यही बोला, मैंने कहा कि आपने चेहरा बनाया हुआ था, वो प्रधानमंत्री का सबसे बड़े चाइना की अगर ये बात करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि चाइना कितना एरिया इनके टाइम पे ले चुका है। मेरी बात सुनिए और दूसरा, आज की डेट में एक कल्पना करना, उसको बात करना कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर चाइना ने कोई हिस्सा लिया होगा तो ये इन लोगों की कल्पना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी बिल्कुल कल्पना है, ऐसा कुछ नहीं है। और नागपुर की अगर ये बात करते हैं तो इनको ज्यादा पता होगा कि नागपुर में क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। आज पूरे के पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से देखिए, कांग्रेस इस टाइम पे इलेक्शंस के जो पहले 2 फेज हुए हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बढ़त हासिल हो रही है, ये लोग अभी परेशान हो चुके हैं, इनके पास अभी लग ही नहीं रहा कि इनको बोलना क्या है। तो इसलिए अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, बाकी चीजों की बात करने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये कांग्रेस की सोच कोई ऐसी तो नहीं है कि सेना के शोरे को कम आंकलन करती है? विनोद जी, अभी तक जो इस डिबेट में घटा है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं हंसूं जोर से या हंसता। मैं थोड़ा सोच रहा था कि मेरा क्या कंपोजर होना चाहिए कि एक आदमी है, वो 1000 रुपया घुमा देता है और वो चुप है। उसका बेटा या उसका भाई, छोटा भाई आता है, वो कहता है नहीं 5 रुपये और घूम गए हैं, तो और वो जोर जोर से नाचने लग पड़ता है, ढोल बजाता है कि देखो तुमने 5 रुपये घुमाए, और वो नहीं जानता कि तुमने 1000 रुपये घुमाए हुए हैं ऑलरेडी। तो चाइना की जहाँ तक सवाल है, कहना ठीक है, आप प्रवक्ता हैं किसी पर्टिकुलर गुट के या पार्टी के, तो आपने डिफेंड करना है, बट कम से कम कोई लॉजिक की तो बात करिए जी। आपको आरएसएस में क्या हुआ वो पता है, पर आपको ये नहीं पता कि सोनिया गांधी, राजीव गांधी बीजिंग ओलंपिक्स में क्या मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग करके आए हैं। मैं बताता हूं, अगर मेरे पास अलग से डिबेट पे बुलाइए, मैं आपको पूरी डिटेल्स दूंगा आपकी उसकी, और विद प्रूफ्स एंड रेफरेंसेस। हवा में बात नहीं करूंगा जी, बच्चों की तरह चिल्ला चिल्ला के बात नहीं करूंगा मैं आपको पूरा रेफरेंस है बताऊंगा। तो ये कहना बेवकूफ़ी है।
अभी जहां तक बात आई आपके घुस के मारने की, वो ट्रू है, बिकॉज मैंने ये सफर किया हुआ है। मेरा जवान आजकल मुझे मुड़ के पूछता है कि साहब कल को इसको हमने मारा था, ये आज वही पुलिस से छूट के वापस आ गया। इसीलिए पाकिस्तान को वही भाषा समझाई जाती है। और जहां तक पुरानी गवर्नमेंट्स का सवाल है, आपने बात की मुंबई अटैक की, आपके पास कसब हाथ में था, कसब आपके हाथ में था, फिर भी आप डोजियर भेजते थे। और कसब कैसे हाथ में आया? वो तुकाराम ने अपनी छाती पे बंदूक लगा गोली खा के उसको पकड़ा था, उसकी आपको कोई चिंता नहीं हुई। आज जब बालाकोट और रूढ़ी हो रही है तो आप पूछ रहे हो कुछ 4 पत्ते गिरे हुए हैं। आई मीन इस किस्म की जो बातें करना, दिस इज एब्सोल्युटली इलॉजिकल। जब आपको फैक्ट्स ही पता नहीं है और आप उस पोजीशन में नहीं है कि आपको फैक्ट्स पता हो, आपको किसी ने सड़क पे चलते सुना दिया, किसी ने किंवदंती सुना दी और आपने आगे शोर मचाना शुरू कर दिया, वो भी चैनल के ऊपर। तो इस किस्म की जो चीजें बात करनी है तो फायदा नहीं है। जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं उनमें 50 कमियां होंगी, मैं नहीं बोल रहा नहीं है। मणिपुर की बात कर रहे हैं, मेरे पास कभी कोई आप अगेन सीक्रेट एजेंडा क्या है मणिपुर का, वो भी आपको किसी दिन बताएंगे। किस चीज को अंडू किया जा रहा है जो कांग्रेस प्रमोट कर रही थी जी। परंतु जो आज इस सिचुएशन में पहुंचे हैं, अमेरिका जब बोलता है आपको कि आपकी यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है, आपके यहाँ शाहीन बाग हो रहा है, आज हमने अमेरिका को बोला है कि डोंट प्रीच, डू व्हाट यू हैव टू डू एट होम। आज अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में क्या चल रहा है? तो ये सब चीजें हैं। ये जब स्टेचर जो आया है, ये अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट के अंडर ही आया, इसको आप नहीं ले जा सकते। इस गवर्नमेंट में 50 कमियां होंगी, बट नॉट दिस वन। आपके पास रोकता हूं हल्के से ब्रेक के बाद, छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है और मैं वीरेंद्र सोनू से जानना चाहूंगा, वीरेंद्र सोनू जी, क्या आपको नहीं लगता है कि जो रवैया आतंकवाद को लेकर के एनडीए सरकार का है या मोदी सरकार का है, उससे आप सहमत नहीं हैं? देखिए विनोद जी, सबसे पहले तो मैं उस इशू पर बात करूंगा जिसके लिए आपने हमें आज यहाँ बुलाया। देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मेरे कहने से ना बदलेगा ना सामने आएगा। जो चीज़ें हैं, जनता आजकल बड़ी समझदार है, झूठ नहीं चल सकता। मैं किसी के कहने पे आके झूठ बोलूंगा वो नहीं चल सकता। यहां तक चाइना की बात है, भाई एक बात तो है, ले में पोस्टेड एक एसपी साहिबा थे, हमारे आईपीएस ऑफिसर थे, सरकार ने उनको लगाया था, वो आज भी हैं, जम्मू कश्मीर में है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 34 चौकियों पर चाइना कब्जा कर चुका है। विनोद जी, ये मैंने नहीं कहा, साहिल जी ने नहीं कहा राजवाल साहब ने। जब एसपी साहिबा ने ये बात की तो जब बात निकली है तो दूर तक जाएगी। अब कहने वाला कौन है सोचना पड़ेगा, लेकिन सरकार ने उनका ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ट्रांसफर सरकार की मर्जी है, जिसको मर्जी कर सकते हैं, लेकिन जो वो दर्द है, जो मसला है, वो वहां का वहां है। ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे, मैं सुन रहा था, मेरे से बड़े हैं उम्र में, बड़ा तजर्बा है, हम इनको क्या, इन्होंने पूरी दुनिया देखी है। पर 2-3 चीजें इसमें हैं विनोद जी जो मैं आज कहना चाहूंगा जी। जब चुनाव आता है ना देश में, तो माननीय प्रधानमंत्री साहब और पूरी बीजेपी घर में घुसकर मारेंगे, पीओके लेंगे, ये रटा रटाया बयान चलता है। 10 साल से क्यों नहीं लिया पीओके आपने? मान लेता हूं कांग्रेस नकम्मी थी, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, नकम्मे थे ये लोग, ये कुछ नहीं कर पाए। आप 10 साल से काम वाले थे ना, लेते ना। आपको जब नोटिफिकेशन, सुनिए, नहीं मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूं, मैं एग्जाम्पल मान लेता हूं, हम भी निकम्मे थे जी, मैं कहता हूं हम भी निकम्मे थे। यही एक हैं जो साक्षात हैं सारे काम करने वाले। अब इनको तंगी कहां थी, क्यों नहीं ले पाए पीओके? और एक बार सबसे बड़ी बात, एक गलवान घाटी को भूल जाते हैं। मैं कहता हूं आई एम एन इंडियन, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। आप पीओके लीजिए, आपको किसने रोका? मेरे बुजुर्गों का गांव वहां, साहिल जी के बुजुर्गों का गांव भी है वहां, हम सबसे ज्यादा खुश हो गए। आप हमारे इमोशन के साथ खेलते हैं। आपने पीओके और हम पीओके से आए लोगों को वोट बैंक के लिए समझा है। दुख लगता है मुझे जब ब्रिगेडियर साहब जैसे लोग भी ये बात कहते हैं कि सरकार ठीक कर रही है। आप कहिए कि ये गलत है, यहां कांग्रेस की गलती है, हम उसको भी डट कर कहेंगे। यहां गलत है, जहां देश के साथ गलत होगा उसको गलत कहेंगे। लेकिन विनोद जी, एक बात आज जरूर है, आज देश कहां पहुंच गया है? आज आप वोटों के लिए इतना गिर चुके हो, माफ कीजिएगा ये गिर लफ्ज मुझे इस्तेमाल करना पड़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री साहब रैलियों में मंगल सूत्र के नाम से वोट मांगते हैं। आप मुझे बताइए कि आप एक्सटर्नल पॉलिसी की बात बाद में करना, आप घर की बात करो पहले। एक्सटर्नल पॉलिसी की बात में देश पहले भी था, आज भी है। ठीक है, जो ब्रिगेडियर साहब ने एक बात तो ठीक कही, भी भारत पहले भी सक्षम था, आज भी सक्षम है। भाई आप मुझे बात बताइए, कोई बीजेपी का कार्यकर्ता गया है बॉर्डर पर लड़ने के लिए? कोई गया है? लड़ती तो हमारी फौज है। अगर फौज ने अटैक किया तो अच्छी बात है, किया है, हम फौज हमारा सरप्रिय है, हमारा गौरव है। लेकिन विनोद जी,
हमें वफा की उम्मीद थी उनसे, जिन्हें वफा क्या है मालूम नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी के हाथों में देश सौंप बैठे 10 साल, लेकिन देश आज कहां चला गया किसी को समझ ही नहीं। ये तो आगे भी क्लेम कर रहे हैं। मैं 18 इनके क्लेम निकल गए, इनके क्लेम निकल गए जी, ये 400 से आगे नीचे, अब 150 पे आगे। अब मुझे एक बात बताइए विनोद जी, ये बड़ी बड़ी स्पिंडल के सीने की बात हुई, यहाँ बड़ी बड़ी बातें हुई, तो मेरी जिंदगी में मैंने पहली बार देखा कि पठानकोट हमले के बाद ISI को चिट्ठी लिखी गई, आइए आगे जांच कर लीजिए। इसी प्रधानमंत्री ये आप मुझे बताइए, ये चीजें कोई छुपी हुई है क्या, देश के लोगों को नजर नहीं आ रही? मैं कोई झूठ कह रहा हूं चैनल पे, मुझे आप बताइए। आप कहते हैं, मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस की पहले सरकारें नहीं थी, पाकिस्तान के टुकड़े 2 किए होंगे इन्होंने, आपके सामने एक नया मुल्क भी बना वहां। तो इनकी प्राप्ति है कि ISI को सुबह गालियां निकालेगी, दोपहर को उनको चिट्ठी दी गई, रेड कारपेट लगाया गया, आप आइए जहां जांच कर लीजिए। आप किस फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं? नंबर तीसरी में आपसे 2-3 चीजें पूछना चाहता हूं। आज देश कहां है? आज देश के मुद्दे क्या हैं विनोद जी? आज मुद्दों पे ध्यान भटकाया जा रहा हो, कोई सड़क पर बात नहीं करता, कोई गली पर बात नहीं करता, कोई नाली पर बात नहीं करता, कोई बेरोजगारी पर बात नहीं करता, कोई महंगाई पर बात नहीं करता, पाकिस्तान पर बात करते हो। लेना क्या हमने उससे, मुझे बताइए। जब हिंदुस्तान के लोगों ने आपको 10 साल मैंडेट दिया था, जब हिंदुस्तान की सरकार चलाने के लिए दिया था, हमें यह नहीं मालूम कि वो खाना कोई खा रहा है या नहीं खा रहा, लेकिन मुझे ये आज पता है कि देश में बेरोजगारी बढ़ चुकी है। भी झांकना चाहिए। हाँ जी, पत्थरबाजों को छुड़ाने का मैनिफेस्टो लेकर के आ रहे हैं। अब बड़ी अच्छी बात की आपने। आप वो हमारा मैनिफेस्टो पढ़ दीजिए कि जिसमें हमने पत्थरबाज को छुड़ाने की बात की। मैं अभी PDP छोड़ दूंगा, अभी आपके चैनल पे छोड़ के जाऊंगा। अगर हमने छुड़ाने की बात करते हैं, नहीं हमने कहा क्या, अब यही सुनिए ना, यही सुनिए, हम कहते हैं कि आपने 5 अगस्त 2019 को नौजवानों को पकड़ के कश्मीर से देश की विभिन्न जेलों में रखा है। बिल्कुल, सब पत्थरबाज नहीं, जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, लेकिन आपने जेल जो बनाई है भाई उसको बंद कीजिए। आप मुझे बताइए, हमारा एक विश्वास वोट की पर्ची पर, एक ही बात, वोट की पर्ची पर विश्वास भी भारतीय जनता पार्टी नहीं रहने देना चाहती। अब अपने हिसाब से इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन भी डेफर करवाना चाहती है। अब मुझे बताइए हम करें क्या, करें क्या, मुझे बताइए करें क्या? अब ये बात ये समझते नहीं, हम इनको ये समझाना चाहते हैं कि आप अकेले हिंदुस्तानी नहीं हो, वी आर सब इंडियंस, हम सब इंडियन हैं। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। लेकिन रजवाल साहब आप मेरे बड़े भाई हैं, ठीक है, आप अपने टाइम पर बोले। जी अभी देखो कैसे वर्ड यूज कर रहे हैं कि डेफर। हाँ? इन्होंने पेपर ही नहीं पढ़ा, इसका मतलब नहीं, आप वो नहीं पढ़ा जो आपके जैसे शब्द है, वो नहीं पढ़ता। मैं लोगों की बात करता हूं, इनको डेफर वर्ड इनको यूज किया, जबकि पूरी पब्लिक को पता है कि जिस चीज के लिए ये डेफर वर्ड यूज कर रहे हैं उसकी डेट भी अनाउंस हो गई है विदाउट चेंजिंग एनीथिंग। और ये लोग क्लाइमेट को भी नहीं देख रहे, वेदर कंडीशन को भी नहीं देख रहे, एक नंबर। और दूसरा, अब ये बात कर रहे हैं कि इसकी इंडिया की बात करते हैं, अपने सिस्टम की बात करते हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि आज भी इस इलेक्शन में इनकी पार्टी 370 के ऊपर वोट मांग रही है। आज की पार्टी 370 के ऊपर वोट मांग रही है कि 370 और सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के बावजूद, उसके बावजूद भी ये लोग वो कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो माइंडसेट बताता है। पाकिस्तान की कौन बात करते हैं? आप लोग बात करते हैं पाकिस्तान की। मेरे को आप विनोद जी, मेरे को एक चीज बताइए, ऐसी कौन सी छड़ी थी जादू की जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे खत्म किया, पूरे हिंदुस्तान में खत्म किया, जम्मू कश्मीर में खत्म किया? ये लोग क्यों नहीं कर पाए? कपिल औरों की पार्टी इतने सालों से क्यों नहीं कर पाए? क्यों इनको सूट करता है? ये इनको ये जो खराब हालत है इनको सूट करते हैं, इसलिए ये नहीं कर पाए। आज अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, ये लोग क्यों नहीं कर पाए? ये खुश है कि हालात खराब रहे, सिस्टम खराब रहे, और बच्चों को लोगों, ये वही लोग हैं जिन्होंने 2 लाख से भी ज्यादा बच्चों को कश्मीर में मरवाया है। इनको कोई हक ही नहीं है बोलने का। और ये आने वाले दिनों, क्या आपने मरवाए नहीं क्या वहां पे लोग? क्या आपने नहीं किए? आप इनको किए? कांग्रेस की बात करें,
एनसी की बात करें, पीडीपी की बात करें, हमने किसी अपने की वोट बैंक के वोट नहीं लिए मांगे। इन्होंने हालात को हमेशा खराब किया है वहां पे, हमने आपके और आज ये बात कर रहे वोट हैं। नहीं और इनको भी दिख रहा है कि इस थर्ड फेज की बात करें या फोर्थ फेज की, उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे निकल रही है, और इनको आने वाले दिनों में पता चलेगा, 4 जून को इनको पता चलेगा कि पब्लिक किसको पसंद करती है। साहिल जी, ब्रिगेडियर साहब ने हल्का सा जिक्र किया था जो रिश्ते चाइना और कांग्रेस के बीच में है, उन्होंने कहा कि बड़ा खुलासा भी कर सकते हो। हाँ, उन्होंने आपके रिश्ते जो चाइना के साथ है उनका जिक्र किया था। देखिए, किसने पिछले 10 सालों में कितनी बार चाइना की यात्रा की, कौन आरएसएस के मुख्यालय में आता है, कौन चाइना को जो है क्लीन चिट देता है, उस पर कोई बात नहीं करेगा। जब हमारे 20 जवान शहीद हो गए तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि ना कोई घुसा है और ना कोई आया है और क्लीन चिट देने का काम किया। 70 साल के इतिहास में पहली बार हुआ कि पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई को बुलाकर जो है वो पठानकोट के अंदर जो है वो जांच करवाई, और जब वो एजेंसी वापस पहुंची तो उसी एजेंसी ने जो है खुद ही अपने आप को क्लीन चिट देने की बात की। लेकिन अब मैं आता हूं जरा थोड़ा सा, मैं मुंबई का भी हमले का भी जिक्र हुआ और जो है बालाकोट का भी जिक्र हुआ, जरा मैं थोड़ा सा उस पर आता हूं और फिर मैं रजवाल साहब की कुछ बातों ये पर जो है बीजिंग की बात नहीं करेंगे। देखिए रजवाल साहब, क्वेश्चन आपने किया ये उसके ऊपर नहीं है, उस पर मैंने जवाब दिया ना उसका। अब देखिए, यहाँ पर गवर्नर रहे सत्यपाल मलिक नहीं, साहब। आपने जवाब नहीं दिया सत्यपाल उसका। मलिक साहब यहाँ आप गवर्नर दीजिए रहे। ना जवाब उसका। देता हूं ना, सुन, अब पेशेंस रखिए। ये पार्टी पावर, जवाल साहब आप 10 साल से पावर में, आपके अंदर तो जा रहे हैं, सुनने जा की रहे हैं। क्षमता होनी चाहिए, कांग्रेस जा रहे हैं। संबंधों पर विनोद जी सुनिए, हो गया बड़ा। यहाँ जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे सत्यपाल मलिक साहब। जी। उन्होंने सत्यपाल मलिक साहब ने कहा कि मैंने जब पुलवामा का हमला हुआ तो मैंने प्रधानमंत्री जी को फोन किया और उनको कहा कि ये हमारी गलती की वजह से जो है हमला हो गया, तो प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि अभी चुप रहो, इस हमले को जो है वो पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया जाएगा। ये सत्यपाल मलिक साहब का बयान है। ये लोग बात करते हैं राष्ट्रभक्ति की और देशभक्ति की, बयान कब और दिया इसके गया? बाद सुनिए, विनोद जी, इस बयान चीज को कब भी दिया गया? ये झूठ बोल रहे हैं, क्या कहा? उनका काम ही झूठ बोला। सत्यपाल मलिक ने ऐसा कभी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा उन्होंने? कभी नहीं कहा। झूठ बोल रहे हैं। बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, उनका बयान है, उन्होंने कहा कि हमारी गलती की वजह से है, वो इतने जबरदस्ती कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? सत्यपाल मलिक साहब के ऊपर जो है, उन्होंने कहा कि ये चुप रहिए, ये हमारी गलती है। बर्बाद करके है, सुनने का मौका दीजिए। आपको तो सुनने का मौका दीजिए। क्योंकि सच्चाई जो है वो चुपती है आप लोगों को। बिल्कुल जो है, और आप लोगों को सच्चाई चुपती है। सुनिए सत्यपाल मलिक साहब के साइंस स्टेटमेंट। आप इसी तरह से अभी इसी तरह से जो है मुंबई के अंदर जब हमला हुआ, देखिए इसी तरह से जब मुंबई के अंदर हमला हुआ तो आज जिस उज्जवल निकम को इन्होंने मुंबई के अंदर जो है अपना जो है उम्मीदवार बनाया हुआ है। इसलिए आने वाले 20-25 सालों तक चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए 400 सीटों से कि आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम पूछ रहे हो। 4 जून को उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। इसके बाद कश्मीर में भी पता चल जाएगा। साहिल जी, लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद, छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है, और मैं साहिल जी से जानना चाहूंगा कि हम बात कर रहे थे कांग्रेस और चाइना के रिश्तों पे, आप डिरेल कर जाते हैं, मैं डिरेल नहीं उसको किया, डक करते हैं, उस सवाल को आप बड़ी बाखूबी से डक करते सुनिए, हैं। मैंने बिल्कुल डिरेल नहीं किया। जी। यही लोग जो थे वो राजीव गांधी फाउंडेशन की बात किया करते थे, पर जी। इन्हीं की सरकार में राजीव गांधी फाउंडेशन का एफसीआरए जो है वो क्लियर हुआ था। मैंने उल्टा जो है वो सवाल पूछा कि भाई चाइना के साथ तो आपका जो प्रेम है जग जाहिर है, क्यों आरएसएस का जो डेलीगेशन है और चाइना का डेलीगेशन आपसे आकर चोरी छुपे जो है वो नागपुर में मिलता है और मिनट ऑफ द मीटिंग कुछ उस बारे में जो बात भी बाहर नहीं आती। अब मैं जरा आता हूं कि मैंने बालाकोट की बात की, उसके बाद जरा मैं आता हूं कि मुंबई हमले की भी बात हो रही थी। मुंबई हमले के दौरान पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से जो आज देश के मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, अभी हमला जो था हमारी सेना के जवान उन आतंकवादियों को मार रहे थे, ऑपरेशन चल रहा था, तो उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री ताज के बाहर खड़े होकर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे और उस समय की मौजूदा सरकार को जो है उसकी आलोचना कर रहे थे। और आपको याद होगा इन्होंने हमारे ब्रिगेडियर साहब जो है वो तुकाराम की बात की, अच्छी बात है। उज्जवल निकम साहब जो है वो सरकारी वकील थे उस केस में, और उन्होंने एक झूठ बोला जिस थ्योरी को भारतीय जनता पार्टी ने जो है बड़ा चलाया। उन्होंने कहा कि जो वो आतंकवादी था कसाब, उसको जो है वो जेल में बिरयानी खिलाई जाती थी, यही कहा था ना। और उसी आदमी ने बाद में इस बात के लिए माफी मांगी कोर्ट में कि इस तरह की जो कोई थ्योरी थी मैंने नहीं दी। और आज वही उज्जवल निकम जो है वो भारतीय जनता पार्टी का मुंबई से उम्मीदवार है। जिन जिन लोगों ने उस समय इस तरह की थ्योरीज दी,
इस तरह से जो है सरकार के खिलाफ गलत प्रचार किया, उन्हीं के जो है कंधों के ऊपर बंदूक रखकर ये जो लोग जो आज पावर में आए। लेकिन देश देख रहा है, इन्होंने 4 तारीख की बात की, 4 तारीख को जो विनोद जी जो है नतीजे हैं वो देश देख रहा है कि प्रधानमंत्री जी जो बड़ी गारंटी की बात करते थे, आज प्रधानमंत्री जी जो है वो अपने प्रचार में मुद्दों की बात नहीं कर रहे, वो मुद्दों पर नहीं जाएंगे क्योंकि वो मुद्दों के आधार पर जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकते। जी कितना अच्छा बोल रहे हैं कि जिन लोगों ने गलत किया था उन्हीं को लेकर 2004 में सरकार में आए। देखो ये इन्होंने खुद 4 में नहीं, मैंने कहा कि आप रिवाइंड करके देखिए, आप ये रिवाइंड करके देखिए, अभी रिवाइंड करके देखिए 2004, ये माइंडसेट होता है, उनको पता है कि इन्होंने क्या किया है। आप रिवाइंड करके देखिए 2004 को इन्होंने 2004 में किसकी सरकार थी, ये सब पता है। ये इनका माइंडसेट दिखाता है, जो लोग कहा कि जिन लोगों ने गलत चुनावी चलाई उसी आपने जो है उज्जवल निकम को टिकट देने का काम किया है, जिस आदमी ने कोर्ट में माफी मांगी कि मैंने ये गलत चुनाव चलाई। कहां की बात कहां ले जाते हैं, चिंता मत कीजिए, देश देख रहा है कि किस तरह से लोग जो है संविधान बदल गए की बात करते हैं, किस तरह से जुगल किशोर शर्मा जो है 31 करोड़ की लाइबिलिटी 2019 के चुनावों में बताता है और 2024 तक आते हैं लाइबिलिटी जो है खत्म हो जाती है। जम्मू कश्मीर देख रहा था कि किस तरह से विक्रम रंधावा ने आप ही की पार्टी के नेता के ऊपर जो है आरोप लगाए, उसका हिसाब जो है कर दूंगा आपको। आप बात नहीं मानते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप मुझे बताइए कि यूपीए के कार्यकाल में चाइना के साथ कैसे रिश्ते थे भारत के? ये गलवान की बड़ी चर्चा करते हैं, गलवान वैली की। देखिए पॉइंट ये है कि एक इवेंट होता है, स्पेशली अगर वो सिक्योरिटी रिलेटेड है, डिफेंस रिलेटेड है, मुझे नहीं समझ में आ रही कि वहाँ सिविलियंस को कब परमिट किया गया आगे जाने के लिए। इवन फॉर दैट मैटर दैट IPS ऑफिसर वाज ही परमिटेड टू गो समवेयर टू फाइंड आउट व्हाट इट इज, नंबर 1। सेकेंडली मुझे ये पता है कि 2014 से पहले, नाउ लेट मी बी ब्लंट नाउ, हिंदुस्तान में कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी एकेडमिशियन, कोई भी ब्यूरोक्रेट, कोई भी कॉर्पोरेट गाय वुड नॉट स्पीक अगेंस्ट चाइना। कहीं पे भी कोई इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होती है, अपने आप को पीछे रखो, चाइना के साथ compete मत करो, चाइना के साथ लड़ नहीं सकते। वो माइंडसेट आज नहीं है। और वो कैसे हुआ? वो कैसे हुआ? चाइना वॉज पेइंग इंफॉर्मेशन वॉरफेयर विद मनी। हमने उनके लोगों को पकड़ा है, उनकी कंपनी, शेल कंपनीज को पकड़ा है, बंदे अरेस्ट किए हैं। दे वर पेइंग ब्राइब्स टू ऑल दिस पीपल्स, जैसा मोसद्देक के टाइम ईरान में अमेरिकन ने किया था। एज ए रिजल्ट सारे जो डिसीजंस थे दे वर प्रो चाइना। I won't say anti-India, but anything pro-China is by default anti-India, number 1. उसके बाद जब उनको कोई पता चला भाई उनकी चोरी पकड़ी गई है आफ्टर 14, तो दे स्टार्टेड क्रिएटिंग इंसिडेंट्स अराउंड यू। अब जैसे सपोज आई एम वन पर्सन, आई एम टॉकिंग, लेट्स से मैंने कोई PhDs वगैरह करी हैं या मैं किसी फोरम में बोलता हूँ, तो मेरे आसपास वो ऐसे इवेंट्स क्रिएट करेंगे कि मुझे जानबूझ के मैं हार के मैं उसी कंक्लूजन पे पहुंचूंगा। अब वो गेम भी एक्सपोज हो चुकी है। अब उसके बाद आज ये सिचुएशन ये है, गलवान में क्या हुआ, किसी को अगर जानने की ज़रूरत हो तो मैं बताऊंगा। चाइना में पेट्रोलिंग पॉइंट्स की बात करते हैं, पेट्रोलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है वो पहले आप मुझसे सीखिए आगे। फिर उसके बाद ये ज़मीन हमारी है कि तुम्हारी है, कैसे आपको पता चला कि ये ज़मीन हमारी है? वो जो लाइन ऑक्साइड चेन पे आपने डाली हुई है वो आपको कहाँ से मिली लाइन, वो भी मैं आपको बताऊंगा। 47 में आपको नहीं पता था, जब नेहरू जी ने बोला था नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज हियर, वो कहानी भी सुनाऊंगा मैं आपको। रशिया और चाइना की न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या चल रहा था वहाँ पे, वो भी मैं बताऊंगा। और साथ में बार बार मैं यही कहता हूँ, क्योंकि मैं जम्मू का डोगरा हूँ, मैं कहा मेरे आर्काइव्स को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि वो जो इलाका जिसको आप कहते हो हमारा है, वहाँ पे महाराजा गुलाब सिंह का राज था, वो जनरल जोरावर सिंह ने जीता था, महाराजा रणवीर सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, हरि सिंह का राज था। और वो जो इंडिया के साथ एमलगमेट किया गया है वो बाउंड्री होगी जहां पे हम रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, जो एज ए जम्मू कश्मीर स्टेट हमारी उसके अंदर था। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि चाइना ने क्या लिया क्या दिया। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि 47, 48, 57, 58 और 62 में क्या हुआ, कैसे कौन सी टेरिटरी आपकी बनी और कैसी कौन सी गई। तो ये सब चीज़ें एब्सोल्युटली किसी अभी तक मैंने कोई फैक्ट सुना नहीं है, सारी सुनी सुनाई बातें हैं और इमोशनल बातें हैं। इमोशंस बहुत बड़ी बात है देश के बगैर नहीं, इमोशन में इतने अंधे हो जाओ कि आप एंटी नेशनल बन जाओ। और जब आपको किसी ने बोल दिया तो आपके पास से स्लोगन बन गया कि एनीबॉडी हु इज एंटी मोदी इज एंटी नेशनल। वेल, वो अगर आपकी भाषा वो है, रवैया वो है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना। आप करते रहिए और हमें अपना काम करने दीजिए।
वीरेंद्र सोनू जी विनोद जी, मैं इनकी सिर्फ एक बात का यहाँ जिक्र करना, फिर मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। तो हाँ, बिल्कुल आप जवाब दीजिए सर, आप जवाब दीजिए। मैं आपकी बातों पे काट नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि 2014 के बाद से आपने जो कहा कि नेचर में चेंज आया, अभी ज़्यादा दूर की बात नहीं है। हमारे विदेश मंत्री साहब जयशंकर साहब जो है, उनका एक स्टेटमेंट आया था, आपको विनोद जी मालूम होगा। उन्होंने कहा कि हम चाइना के साथ कम्पीट नहीं कर सकते क्योंकि वो जो है एक बड़ी अर्थव्यवस्था है हमसे। तो ऐसा नहीं है कि 14 के बाद से जो बड़ा भारी जो नए लोग जो आए हैं उन्होंने बड़ा भारी कोई ऐसा करके काम कर दिया है। जो विदेश नीति होती, चाहे वो पिछली सरकारें हो या जो आज की सरकार होंगी, वो नीतियां जो है चेंज नहीं होती। हाँ, एक समय में जरूर चेंज हुई है जब देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिका में जाकर कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, उसी समय वो जो नीति के ऊपर जो है सबसे बड़ा उठाराघात भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने जो वहां जाकर किया था। वीरेंद्र जी एक मिनट में, जरा विदेश मंत्री की बात हो रही है तो मेरे को लगता है कि जिंदगी में पहली बार ढंग का विदेश मंत्री आया है, और उसके ऊपर भी अगर आपने उंगलियां उठानी है, उनका स्टेटमेंट है सर, मेरा स्टेटमेंट nobody has given a statement. उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि चाइना जो है हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जो है हम उसके साथ कम्पीट नहीं कर सकते। Nobody has said कि compete नहीं कर सकते। ये जरूर कहा, सुनिए, उनकी जो अर्थव्यवस्था है $17 ट्रिलियन का जीडीपी है, हमारा 3.4 और whatever 5 एक्सेप्टेड। नंबर 2, उनकी जो आर्म फोर्सेस है हमसे बड़ी हैं, एक्सेप्टेड। बट द पॉइंट इज, जब मुकाबला होता है आपके पास 100 टैंक हैं, मगर आप 100 टैंक का एम्प्लॉय करने के लिए आपके जगह भी होनी चाहिए। तो अगर आपने उनको बराबर किया हुआ है तो वी आर एट पार। आज हम चाइना के धौंस में नहीं आने वाले हैं जो कल तक आते थे। इसलिए 22 जवानों की जब शहादत हुई तो देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा? आपको 22 जवानों की शहादत नजर आ रही है, और 25 साल से जो था इंडिया और चाइना के बॉर्डर की बात था, वो कलकत्ते से हुआ था। ऐसा क्या हुआ कि इंडिया चाइना बॉर्डर में आज से 20 साल से जो एक गोली नहीं चली थी और एक का एक जो है वो माहौल खराब हो गया? ऐसा क्यों हुआ? एक मिनट, मैं बोलूं जी? हाँ बोलिए सर। चाइना इंडिया बॉर्डर पे कभी गोली नहीं चलती है, और आज तक 62 के बाद कभी नहीं चली। लेकिन 20 जवानों की शहादत हुई ना सर। गलवान में कोई गोली नहीं चली, लेकिन आपके 20 जवान मरे, आपने उनके 125 मारे थे, वो नहीं आपको याद आते? आपने उनके 125 मारे थे वहां पे, क्योंकि वो लड़ाई जो थी बिना वेपन्स के थी, आपने 125 मारे थे। लड़ाई होती है। पॉइंट ये है, एक 30 सेकंड मैं रिक्वेस्ट करता हूं कांग्रेस के हमारे वक्ता को कि कृपया करके झूठ मत बोले। झूठ कौन बोल रहा है गजवाल साहब? बताइए मुझे। झूठ लोग तो आप लोग बोलते हैं, आप लोगों का जो सिद्धांत है वो झूठ बोलो, बार-बार बोलो। अरे आपके झूठ को एक्सपोज किया था तो सुधीर चौधरी जो कल तक गोटी मीडिया का सबसे बड़ा पत्रकार था। आप लोगों का देश की जनता से जो है वो झूठ नहीं बोला कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है वो कहता है कि देश के संस्थापकों को आप झूठ बोल रहे हो। हर झूठ, और आपका झूठ जो है वो देश की जनता आपके झूठ को जो है ना वो देश की जनता चाहे उनको जो है एक्सपोज करें। प्रधानमंत्री जो है सबसे बड़ा झूठा आदमी जो है वो देश का प्रधानमंत्री है, तो लगातार झूठ बोलता है। साहिल जी, हर एक को मौका दिया जाना चाहिए। वीरेंद्र सोनू जी, आपने हीलिंग टच पर वोट मांगा, वो गोली से नहीं बोली से बातचीत बनेगी, इससे वोट मांगा। अगर इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक किया है, क्या इनको राइट नहीं बनता इस पर वोट मांगने? आप मांगो तो ठीक है, हाइतोबा क्यों होती है? देखिए, मैं तो कह रहा हूं वोट मांगिए, काम पर मांगिए। हमने अगर हीलिंग टैक्स पर वोट मांगा तो हीलिंग टैक्स हमारी पॉलिसी थी, हमने उस पर वोट मांगा। हमने पाकिस्तान से बातचीत, तो भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ थी। आज भी तो पाकिस्तान से आप डीजीएमओ लेवल पे बात कर रहे हो तो बीच बॉर्डर शांत है, वेलकम, अच्छी बात है, शांत होना चाहिए। पर ये मंगलसूत्र पर वोट मांगने वाला बयान किसका था? झूठे लोग हमने तो नहीं ना कहा। अब विनोद जी, बात ऐसी है कि जब हम डिबेट करते हैं हम अपने इमोशन पर काबू नहीं पा सकते, क्योंकि दिल से कोई कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। लेकिन सच जो है वो सच रहता है, उसको झूठ हम नहीं। मैं कहूँगा रजवाल साहब झूठ बोल गए, रजवाल साहब कहेंगे साहिल जी बोल गए, साहिल छोटा है मेरे से, मैं साहिल कह सकता हूँ, एक कहेगा सोनू बोल गया। लेकिन सच एक बात है, एक बड़ी क्लियर सी बात है, सच को सच मानिए। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अमेरिका में जाके अब की बार ट्रंप सरकार के वोट मांगे हैं ना। झूठ क्या है इसमें? बताइए क्या झूठ है? हाँ। आपने मांगे हैं, आपने कहा अब की बार ट्रंप सरकार है, उन्होंने कर दिया ट्रंप देश से बाहर, चलिए हो गया फैसला। फिर वो हेलीकॉप्टर लगा के, जहाज लगा के, वो उनका मसला, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। मेरी अपने संभाल में पहली बार ISI आपने यहां मंगाई, आपने जांच करवाई, ठीक है, आपको अच्छा लगा, आपके पास सरकार थी, आपने किया। लेकिन ये खोखले नारों से बात नहीं बन सकती। मैं पहले भी कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, अगर 47 में भी लड़ी तो देश की फौजें लड़ी, 65 में लड़ी तो देश की फौज लड़ी, 71 में लड़ी तो देश की फौज लड़ी। ना कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ने के लिए गया, तो ना आज बीजेपी का कार्यकर्ता कोई लड़ने के लिए जा रहा है।
देश की फौज लड़ती है, फौज करती है। लेकिन एक दो बातें हैं विनोद जी जो हमें मतलब आहत करती हैं। आहत करती है ना, आहत करती है, क्योंकि देशवासी होने के नाते मेरा भी तो एक देश के प्रति कोई फर्ज है। डेफिनेटली। जब हम ये सुनते हैं कि चाइना इतना अंदर आ गया, बिल्कुल, तो फिर सरकार जब जवाब देती है, जब जिस तरीके से वो जवाब देते हैं वो कहते हैं ये झूठ है। लेकिन सबसे दुख पता कब लगता है? जब हमारे रिटायर्ड सैनिक भी भारतीय जनता पार्टी के झूठ पर मोहर लगाते हैं। बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है एक फौजी की, एक जवान की। मैं ब्रिगेडियर साहब की जगह ले नहीं सकता क्योंकि मैंने कभी सरहद पर जंग नहीं लड़ी, इन्होंने लड़ी है। लेकिन जब आप इनके झूठ में शामिल होते हो हमारा दिल दुखता है, हमारा दिल दुखता है ब्रिगेडियर साहब। उसकी वजह मैं कहता दिल क्यों दुखता है कि मेरे ज़हन में बहुत बड़ी इज्जत है फौज की, बहुत बड़ी इज्जत है आप जैसे लोगों की। आप बॉर्डरों पर जागते थे तो हम आराम से सोते हैं। आपने जंगें लड़ी हैं, इस देश के लिए जंगें लड़ी हैं। लेकिन आज क्या हो गया है? आज फौज की कार्रवाई को भी पॉलिटिकल किया जाता है। उस वक्त के जो आज मैं बात करूंगा सर्जिकल स्ट्राइक पर, उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था इससे पहले भी हमने सर्जिकल स्ट्राइकें की हैं, आज भी कर रहे हैं, जब जरूरत होगी तब आगे भी करेंगे। लेकिन इसके ऊपर सियासत मत कीजिए। आपका दोष नहीं, सुनिए मेरी पूरी बात हो जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक वापस आपके पास उठता हूँ, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आपके पास उठता हूँ। एक मिनट, अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कोट करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सबका। और मैं ब्रिगेडियर साहब से जानना चाहूंगा, सोनू जी की बात अधूरी रहेगी, वापस लौटेंगे। संगीन आरोप लगाया है उन्होंने, वीरेंद्र सोनू ने संगीन आरोप लगाया है कि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स भी भाजपा की गलत बातों पर इंडोर्स करते, मुहर लगाते हैं। देखिए ऐसा है कि मेरा जो एक्सपीरियंस आर्मी के अंदर है, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं तो नॉर्मली हम एक्सटेम्पर बोलते हैं, पर उससे वो स्टेटमेंट लिखी जाती है क्योंकि हमें पता होता है कि हमारी स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के बोला जाएगा। अब ये कहना कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बोला कि स्ट्राइक पहली बार नहीं हुई है, पहले भी होती थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि पहले क्या होता था। एक हमारी हर यूनिट के अंदर एक बैट एक्शन टीम होती है, बॉर्डर एक्शन टीम। yes. उसका काम होता है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाना, आ जाना वापस, ठीक है। उसके बाद इवन कारगिल के अंदर भी इंडियन आर्मी को लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने की इजाज़त नहीं थी, और उसके लिए जो भी हुआ दैट इज़ अ सेपरेट स्टोरी ऑल टुगेदर। पहले भी हमने स्ट्राइक करी हैं, स्पेशली बर्मा बॉर्डर पे हम जाते हैं, क्रॉस करके आते थे, बट दे वर केप्ट सीक्रेट, उनके बारे में ज़्यादा बोला नहीं जाता था। पर उस लेवल पे स्ट्राइक करना, और ये जो बालाकोट स्ट्राइक है, ये पहले भी एयर चीफ जो थे, नाम नहीं लूंगा उनका मैं, उन्होंने प्लान दिया था पर गवर्नमेंट ने हरी झंडी नहीं दिखाई। ये फर्स्ट टाइम हुआ है। तो अब गवर्नमेंट किसकी थी? यूपीए की गवर्नमेंट किसकी थी? आप देखिए किसकी, मुझे गवर्नमेंट से पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। मैं आपको फैक्ट्स बताना चाहता हूं जो मेरे खैर पॉलिटिकल जो आपके रिप्रेजेंटेटिव है वो मानेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको मेरी स्टेटमेंट पसंद नहीं आएगी। नहीं, क्यों नहीं आएगी? जो सच बता रहा हूं ना, पसंद नहीं आएगी क्योंकि इनकी फैक्ट फिगर्स ज्यादा अपडेटेड है मेरे से। नहीं, हमारे पास है ही नहीं है, हम आपसे सीखते हैं। क्या ये बोला गया था कि भाई पहले किए हैं, मैं बोल रहा हूं, बट इस लेवल पे नहीं, इस तरीके से नहीं, इस बोल्डनेस नहीं। और जब से आपके ये 2 ऑपरेशंस हुए हैं, गिनाओ मेरे को पूरे कंट्री में, कोई पठानकोट, कोई बॉम्बे, कोई दिल्ली, कोई फलाना ढिमकाना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान को भी पता है कि अब कुछ होगा तो ये होगा। और ये पाकिस्तान के लोग, फॉरेन मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड हैं, नचिकेता को 1 दिन में छोड़ा गया था, 2 दिन में, और उन्होंने उसके पूरे ऑन रिकॉर्ड ऐसे बोला नहीं छोड़ोगे तो इंडिया न्यूक्लियर अटैक करने वाला है, ब्ला ब्ला ब्ला, स्टेट रिकॉर्डेड स्टेटमेंट अवेलेबल है। अभी रही पीडीपी की बात, ये कहते हैं हम भारत की सेना को बहुत इज्जत करते हैं, ब्रिगेडियर साहब की भी करते हैं, सच भी मानते हैं, 65-66। मेरे ख्याल में आपके यहाँ एक कॉन्क्लेव हुआ था 2022 में या 21 में जी, और शायद कोई यहाँ बैठे कोई एंकर या कोई बैठा होगा पीडीपी के, मैं नाम नहीं लेना चाहता बिकॉज थोड़ा सा अनएथिकल हो जाता है मेरे लिए। जी। उन्होंने बोला था आर्मी को श्रीनगर से निकाल के बताओ तो हम आपको 6 महीने में बताएंगे क्या होता है। ब्रिगेडियर साहब ये नहीं कहा गया था, सुनिए क्या कहा गया था, मैं वहां था, उस कॉन्क्लेव का मैं हिस्सा था, ऐसी बात नहीं थी। जो कहा, यही तो एक बात है ना,
हम जो कहते हैं आप समझना नहीं चाहते, जहां आपके वो तक पहुंचते पहुंचते बात मतलब आज समाज इनको समझ नहीं नहीं, आपकी समझ ज्यादा है, आपको समझ प्यूरिफाई करके दिया जाता है, वाटर फिल्टर लगा के। वक्त किसी ने रिएक्शन नहीं करा, एक कश्मीरी पंडित खड़े हुए, बिल्कुल नहीं, कोई खड़ा नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं वहां था, मेरे सुनिए, ऐसा कुछ नहीं, नहीं, वो वहां क्या क्या गया जहां सत्यम में वो जो कनक्लेव हुआ था, ये अलग बात है, आप उसको तोड़ मरोड़ रहे हैं। वहां 45 मिनट का इंटरव्यू हुआ था विनोद जी, गौहर जी आपके वो थे एंकर, जिन्होंने इंटरव्यू लिया था, मुझे पूरा याद है, मैं उसका हिस्सा था। हमने ये आपने कहा था कि उन्होंने कहा कश्मीर में सब हालात ठीक कर दिए गए, तो नहीं, हमने कहा था कि आपने 8 लाख आर्मी वहां रखी, अगर सब कुछ ठीक किया गया है तो डिमिलिटाइजेशन ऑफ ट्रूप्स आप क्यों नहीं करते? आज अमित शाह साहब ने कहा 1 महीने पहले हम अफवाह रिमूव करेंगे, अब आपके अफसर उनके लिए राय बदल गई ब्रिगेडियर साहब, अब आप उनको भी देशद्रोही मानते हैं। मैं ये कहता हूं इन चीजों से ही तो हमने बाहर आना है। चलिए रजवाल साहब आप हमें ये बताइए कि आपके प्रचार का म्यार क्यों इतना गिर गया, मंगलसूत्र तक पहुंच गया? आप डरा रहे हैं कि अगर कांग्रेस हुकूमत में आई तो ये मिनॉरिटी को आरक्षण दे देगी, इतना म्यार गिर जाएगा, हमने कभी कल्पना नहीं की थी। देखिए विनोद जी, आपकी इस बात का मैं जवाब देता हूं, लेकिन पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में जो पहले कल्चर था ना, कि लोग बोलते ही नहीं थे, कि जब हमारे फौजियों की गर्दनें काटी जाती थी ना, उनकी गर्दनों के साथ फुटबॉल खेला जाता था, तो ये इन लोगों को वो कल्चर, वो सिस्टम, वो सरकारें इन लोगों को पसंद थी। वो सरकार जिसने मुंह तोड़ जवाब देना सीखा, जिन्होंने दिया, वो इन लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती। सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं। और दूसरा कि आज जो अगला अभी जो चरण आ रहे हैं, जो इलेक्शन के जो फेजेस हैं, इन फेजेस में जिस तरह से कांग्रेस और कांग्रेस के जो लीडर्स जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, ये जग जाहिर है कि इनका इंक्लिनेशन किस तरफ होता है। लेकिन रजवाल साहब, आपके जो स्टार प्रचारक हैं उनके बयानात से ये साफ जाहिर होता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट आने वाला है और हो सकता है ऐसा सरकार ऐसा नहीं है। जैसे आप अभी देखिए आया कि कांग्रेस आई तो 1-1 साल का प्रधानमंत्री होगा, थोड़ा डर है इसमें। तो कोई दो राय थोड़ा ही है कि जिस पार्टी में, जिस गठबंधन में आपस में तालमेल ही नहीं है। अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये जो इनका अलायंस था, तो ये जो दोनों वक्त यहाँ पे खड़े हैं कांग्रेस और पीडीपी के, इनका आपस में ही नहीं हो पाया। सेंटर में अपना वेस्ट बंगाल में नहीं हो पाया, वो अलग हो गए, सब लोग अलग अलग हो रहे हैं। तो उस प्रेटेक्स्ट पे ये बोला गया है कि ये क्या कर सकते हैं, अगर ये जब खुद ही इकट्ठे नहीं हो सकते, ये इनका गठबंधन ही इकट्ठा नहीं हो सकता, सबसे बड़ी एग्जांपल आपके सामने यहीं पे ही है, तो ये क्या कर सकते हैं, उस चीज पे ये कहा। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसमें ये बताने की बात जरूर है कि ये जो लीडर्स है, जो अपोजिशन में, देखिए कितना अच्छा हो गया कि पहले सरकार अपना पार्टी से गठबंधन करके एक वो बनाती थी, सरकारें बनाती थी। अब ये इलेक्शन लड़ने के लिए गठबंधन तैयार कर रहे हैं। अपोजिशन भी आज की डेट में, ये इससे बड़ी अचीवमेंट मोदी सरकार की क्या हो सकती है कि जो अपोजिशन वाले भी आज की डेट में गठबंधन कर रहे हैं एक अपोजिशन पार्टी बनाने के लिए, एक अलायंस बनाने के लिए। कितना बड़ा गठबंधन करना, और इनको कुछ नहीं मिलने वाला विनोद जी, इनको कुछ नहीं मिलने वाला। इनकी जो स्टेटमेंट्स है, इंस्टिगेशन की अगर बात करें, बाकी चीजों की बात करें, तो दे आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग। और इनको लग रहा है ऐसा, ये ऐसा परसेप्शन सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आप डराने की सियासत को बंद कर दी। आज भी खड़गे साहब का बयान आया है कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों को अपना निशाना बना रही है। क्यों डराते हो? कभी आप कहते हो कि विनोद जी, वो मेरी बात आरक्षण ले लिया जाएगा, संविधान नहीं विनोद जी, देखिए विनोद जी, मैं आपको यहाँ करेक्ट करना चाहता हूँ। हमने कभी नहीं कहा कि माइनॉरिटीज को हम आरक्षण देंगे। आप हमारे पूरे घोषणा पत्र को निकाल कर देख दीजिए। और जिस तरह से ये कर्नाटक का जिक्र करते हैं, 1993 में जो एचडी देवेगौड़ा जो थे, वो इनके साथी हैं, उन्हीं की सरकार में मुस्लिम्स को ओबीसी में डाला गया था। उसके बाद 2 बार ये कर्नाटक की सरकार में आए, क्या उन्होंने उस आरक्षण को जो है हटाने का काम किया, उनको ओबीसी से बाहर निकालने का काम किया। दूसरा, मैं रजवाल साहब की, हमारे बड़े भाई हैं, मैं इनकी बात का जिक्र करना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि पुलवामा और बालाकोट के बाद क्या हुआ, और 2022 और 23 में
34 जवानों की जो है इसी जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो शहादत हुई है। जिस पुंछ राजौरी को बिल्कुल जो है आतंकवाद मुक्त घोषित कर दिया गया था, आज उस पुंछ राजौरी में जो है दहशत का साया जो है वो फिर जो है मंडरा रहा है। आज भी वो इंसिडेंट हुआ है, आज भी ये चाहते हैं कि आज भी हो उन कश्मीरी पंडितों को टारगेट करने ये लोग चाहते हैं। देखिए कैसा बोल रहे हैं कि आज है क्या, आज है क्या? अगर एक इंसिडेंट चाहते हैं 4 दिन पहले बाद लोगों की जो हत्या की गई है, रिजवान साहब क्या परसेप्शन सेट करने की कोशिश करते हैं कि राजौरी पुंछ में आज की हालत खराब है, यही आता इनको। और इसलिए बार बार कह रहा हूं कि ये यही चाहिए। गजवाल साहब कोई सुन नहीं पाएगा, आप दोनों की बात कोई सुन नहीं पाएगा। एक करके बात कीजिए आप। गजवाल साहब चलिए आराम से बोलिए, आराम से बोलिए, आराम से बोलिए। ऊंचा बोलने से उसका प्रचार सच नहीं हो जाता। आराम से बोलिए, आराम से बोलिए, आराम से बोलिए। बिल्कुल देखिए ना, अब आप कोई कंट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं भाई साहब, आराम से बोल लीजिए भाई साहब। मैंने किस चीज का जिक्र किया कि जिस पुंछ राजौरी को आतंकवाद मुक्त जो है घोषित कर दिया गया था, आज वहां पर आतंकवाद जो है फिर पनप लिया। और सबसे बड़ी बात विनोद जी, प्रधानमंत्री जी 5 दिन पहले आप लोग कहते हैं कि लोगों को डराने की बात करते हैं, इस देश की महिलाओं को डरना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की अपनी भारतीय जनता पार्टी की जो लोकल यूनिट है, उन्होंने पिछले साल लिखा प्रज्वल रेवन्ना के बारे में कि इस आदमी ने 2000 महिलाओं के साथ जो है वो यौन शोषण किया है। उसी प्रधानमंत्री जो है उसी प्रज्वल रेवन्ना के लिए जो है वो वोट मांगने के लिए जाते हैं, और वो प्रज्वल रेवन्ना जो है जैसे ही केस दर्ज हुआ कर्नाटक के अंदर, वो देश छोड़कर भाग गया। प्रधानमंत्री जी ने सही कहा, डरना चाहिए विनोद जी, इस देश की महिलाओं को आप जो डरा रहे है हो, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से डरना चाहिए। ये रेपिस्टों के साथ करी है, ये बलात्कारियों के साथ करी है, इन्हीं के राज में हमारी महिलाओं के रेप हो रहे हैं और ये उन रेपिस्टों का समर्थन कर रहे हैं। इसके साथ ही रोड मैप के साथ चुनाव मांगे, अपने रोड मैप के साथ आप वोट मांगे, डराने की राजनीति बिल्कुल हमारा रोड मैप है। हमने कहा है कि इस साल 30 लाख सरकारी खाली पद है। साहिल जी समय इजाजत नहीं दे रहे हैं। सोनू जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, साहिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर साहब आपका भी, और रजवाल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डराने की राजनीति को छोड़ करके अपना रोड मैप पब्लिक के बीच में रखे और उस रोड मैप जिसको हम मैनिफेस्टो कहते हैं उसके मुताबिक वोट मांगे। तो दर्शकों बने रहेंगे दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।